हेलो देयर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल बढ़िया हैं और अपनी लाइफ और पढ़ाई दोनों को ही एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपकी अपनी पर्सनल फिजिक्स टीचर डॉक्टर रीमा मैकमोलन आपका स्वागत करती हूँ आज की क्लास में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स की प्रॉब्लम। आज की प्रॉब्लम्स डिवोटेड होंगी रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, पावर डिसिपेटेड और हीट डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिक वायर्स की प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। प्रॉब्लम नंबर 1, इसमें आपको बोला गया है कि आपको दी गई हैं दो रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2। आपने निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जब इन दो रेजिस्टेंसेस R1 और R2 को आपस में जोड़ा जाता है इन सीरीज विद ईच अदर एंड पार्ट बी के अंदर इन पैरेलल विद ईच अदर। हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स ने अभी तक रेजिस्टेंस क्या होती है इसके बारे में ना पढ़ा हो, एंड दैट्स ऑल राइट। तो सिंपली स्पीकिंग रेजिस्टेंस क्या होती है, अगर आपके पास कोई तार दी गई है ऐसे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो जब ये करंट फ्लो करता है तो वायर उसको रेजिस्ट करती है टू द फ्लो ऑफ द करंट। तो आप बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस काइंड ऑफ फ्रिक्शन है टू द इलेक्ट्रिक करंट। इससे ज्यादा क्या होती है अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस प्रॉब्लम। लेकिन जो आपको मालूम होना चाहिए वो ये कि अगर आप 2, 3, 4 या जितने भी रेजिस्टेंसेस को लो और उन सबको आपस में ऐड कर दो, कैसे, इन सीरीज विद ईच अदर, तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो यहां पर हमें दी गई हैं दो रेजिस्टेंसेस, तो हम ऐसा सा डायग्राम बनाते हैं टू रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। ये है R1 और इसको हमने ऐड किया है इन सीरीज विद R2। तो ये दोनों मिलकर के ऐसे प्रिटेंड करेंगी, ऐसा इफेक्ट देंगी कि जैसे इन दोनों की बजाय सिर्फ एक रेजिस्टेंस थी। उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और सीरीज के केस में ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है ये कैसे निकाली जाती है, R1 और R2 को सिंपली ऐड करके। अगर हमारे पास अगर होता यहां पर एक तीसरा रेजिस्टेंस और शायद एक चौथा रेजिस्टेंस भी, तो ये जो RS इक्विवेलेंट है, S इज फॉर सीरीज, ये क्या हो जाता, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये थोड़ी सी एडिशनल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जिसकी आपको इस प्रॉब्लम में तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जाकर के ये आपके काम आएगी। ऑलराइट, तो अब हमें मालूम है कि ये जो हमें दो रेजिस्टेंसेस दी गई हैं, R1 जिसकी वैल्यू है 200 प्लस माइनस 10 ओम्स, तो ये जो 10 है ये है आपका एरर, आप इसको अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं। इसके लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है, उसको बोलते हैं टॉलरेंस। और जो R2 दिया गया है वो क्या है, ये है 500 प्लस माइनस 5 ओम्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स कि जो R1 है ये है R1 बार प्लस माइनस डेल्टा R1 बार। तो R1 बार क्या है, 200 ओम्स और डेल्टा R1 बार क्या है, 10 ओम्स। लाइकवाइज R2 को हम लोग लिख सकते हैं R2 बार प्लस माइनस डेल्टा R2 बार। मैं इसको ऐसे क्यों लिख रही हूं, अभी कुछ सेकंड्स के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस खूब बन जाए, आपको बहुत अच्छी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ जाए, तब आपको इतना सिंबॉलिकली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी सिंस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, तो मैं इसको एक्सप्लिसिटली हर स्टेप को यहां पर लिख रही हूं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, R सीरीज इक्विवेलेंट। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो सिंपली इसको ऐसे लिख दीजिए, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी कीजिए। ये क्या है, R1 प्लस R2। तो हम लोग बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, R1 प्लस R2। लेकिन ये R1 क्या है, ये है R1 बार प्लस माइनस डेल्टा R1 बार। और ये जो R2 है ये क्या है, R2 बार प्लस माइनस डेल्टा R2 बार। तो
अब सोचो कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर, उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, जब हमने दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को ऐड किया जिनमें के थी उनकी एरर्स भी इंक्लूडेड, तो हम लोग एरर्स को, अनसर्टेनिटीज को कैसे प्रोपेगेट करते थे, कैसे ऐड करते थे। हम लोग क्या करते थे, हम लोग इस क्वांटिटी को R1 बार R2 बार को सिंपली ऐड कर देंगे और ये जो एरर्स हैं ये आपस में ऐड होकर के दे देंगे एरर ऑफ द RS। तो ये क्या देगा हमें, तो ये हमें क्या देगा, ये जो R1 बार प्लस R2 बार प्लस माइनस डेल्टा R1 बार प्लस डेल्टा R2 बार। आई नो ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, बच्चों का खेल है आपके लिए, होपफुली होना चाहिए। डेल्टा R1 क्या था 10 प्लस डेल्टा R2 क्या है 5 और ये सब की यूनिट क्या है ओम्स। या मैंने आपको बताया नहीं कि ये होता है ओमेगा, ये अपर केस, ये एक अपर केस अल्फाबेट है इन ग्रीक लेटर्स, इसको हम लोग बोलते हैं ओम। ये है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओके, अब क्या है सिंपल मैथमेटिक्स, 200 प्लस 500 सबको मालूम है कि होता है 700, 10 प्लस 5 ये भी हमें मालूम है कि होता है 15 ओम्स। तो ये हो गई आपकी RS, which is equivalent resistance of the R1 and R2 when R1 and R2 are added in series with each other। तो सिंबॉलिकली अगर बोले तो इसको हम लिख सकते हैं RS बार प्लस माइनस डेल्टा RS बार, जहां RS बार क्या है 700 और डेल्टा RS बार क्या है 15 ओम्स। आई होप दैट दिस वाज क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसी सेम R1 और R2 को ऐड करेंगे इन पैरेलल विद ईच अदर। तो इवन दो इसकी जरूरत नहीं है, बट आई विल वेरी क्विकली शो यू कि पैरेलल में ऐड करने का क्या मतलब होता है। आई एम श्योर के यू कैन विजुअलाइज दिस। ये देखो, ये है R1, ये है R2, इन दोनों का हमने अब ऐड कर दिया है इन पैरेलल विद ईच अदर। जब हम लोग इसको ऐसे ऐड करते हैं दो रेजिस्टेंस को इन पैरेलल विद ईच अदर, तो ये आपस में मिलके इफेक्ट देती हैं एज दैट ऑफ अ सिंगल रेजिस्टेंस RP इक्विवेलेंट। P इज फॉर पैरेलल। इसको आप चाहो तो R इक्विवेलेंट P लिख दो या फिर जस्ट सिंपली RP लिख दो। ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, आपस में मिलके इनका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ये सेम इफेक्ट देंगी एज इफ अगर हम इन दोनों की बजाय इसको सर्किट के अंदर लगा दें। तो इस RP की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2। तो RP की वैल्यू तो यहां से निकालनी आसान है, लेकिन हमें RP के साथ साथ डेल्टा RP भी निकालना है, करेक्ट। वो कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, R टू द पावर -1 इक्वल्स R टू द पावर -1 प्लस R टू द पावर -1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, RP टू द पावर -1 dRP। Likewise, R1 to the power -1 dR1 plus R to the power -1 dR2। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, dRP over RP स्क्वायर, क्योंकि -1 क्या देता है -2। इसको नीचे लेकर क्या जाएंगे, हो जाएगा जस्ट सिंपली RP स्क्वायर्ड। एंड उसी तरीके से राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास आएगा dR1 over R1 स्क्वायर्ड प्लस dR2 over R2 स्क्वायर्ड। फिर क्या करेंगे, फिर हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा है dr, लेकिन अभी तक सारे लेक्चर्स के अंदर हम इसको डेल्टा लिखते आए हैं। तो हाउ अबाउट के जस्ट फॉर कंसिस्टेंसी
I write this as delta RP over RP squared equals delta R1 over R1 squared plus delta R2 over R2 squared. तो यहां से हमारे पास डेल्टा आरपी आ जाएगा. डेल्टा आरपी निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि आपको आरपी भी चाहिए, तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं आरपी. यहां साइड पे कर ले इसको. तो हमने बोला 1 ओवर आरपी क्या है, इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2. तो ये जो राइट हैंड साइड ये हमें क्या दे देगी, हमने एलसीएम लिया, आया R1 टाइम्स R2 और ऊपर क्या आ जाएगा R2 प्लस R1. ये किसके बराबर है, 1 ओवर RP के. तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं RP इक्वल्स R1 R2 ओवर R1 प्लस R2. तो ऑल आई हैव डन इज कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को बना दिया न्यूमरेटर, दोनों साइड्स के ऊपर. और ये जो RP ओवर 1 इसको हम लोग RP लिख सकते हैं सिंपली ऐसे. तो RP की वैल्यू क्या आएगी, R1 क्या था 200 और R2 क्या था 500. नीचे हो जाएगा 200 प्लस 500 इज 700. 200 टाइम्स 500 दे देता है 100,000 जो कि है 1 लाख और नीचे है 700. तो ये हमें क्या देगा, और ऑफ कोर्स यूनिट्स होंगी ओम्स की. तो लेट्स सी, ये दे देगा 1000 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 142.857 ohms, जिसको कि हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे टू 143. फाइनल आंसर के अंदर करेंगे. अभी जब हमने डेल्टा आरपी निकालना है तो हम लोग आरपी की वैल्यू रखेंगे क्या, 142.857. तो चलो निकालते हैं डेल्टा आरपी. कैसे निकालेंगे, डेल्टा आरपी हो जाएगा डेल्टा R1 ओवर R1 स्क्वायर्ड प्लस डेल्टा R2 ओवर R2 स्क्वायर्ड टाइम्स RP स्क्वायर्ड. तो डेल्टा R1 क्या था, ये था इक्वल टू किसके बराबर था, ये 10 और 5. ओके 10 और डेल्टा R2 था 5. नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा R1 है 200 इसका स्क्वायर प्लस R2 है 500 इसका स्क्वायर टाइम्स 142.857 स्क्वायर. अब आप पूछ सकते हैं कि इनकी यूनिट्स क्या हैं. चलो देखते हैं. डेल्टा R1 इसकी यूनिट है ओम, R1 स्क्वायर की हो जाएगी ओम स्क्वायर, सिमिलरली ओम ओम स्क्वायर. और क्योंकि हम ये RP को स्क्वायर कर रहे हैं तो यहां पर भी इसकी भी यूनिट हो जाएगी ओम स्क्वायर. तो आप देख रहे हैं ये ओम स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो गए ओम स्क्वायर के साथ. और इस ओम को अगर आप फैक्टर आउट कर देंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल आंसर की यूनिट्स क्या होंगी, ओम्स की, जो कि होनी भी चाहिए. चलो इसको कैलकुलेट करते हैं. तो ये दे देता है हमें क्या, ये दे रहा है 5.510 ओम्स. तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा RP इज इक्वल टू, ये था 142.857 जिसको हमने राउंड ऑफ कर दिया टू 143 और डेल्टा RP क्या है 5.5, सारा का सारा है ओम्स में. तो यूजिंग द रूल्स ऑफ सेक फिग्स यहां पर 5.5 को हम लोग राउंड अप करेंगे किसमें, 6 के अंदर. तो आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में लगाते हैं तो उसको ऐड करने का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला अलग होता है देन व्हेन रेजिस्टेंसेस आर एडेड इन सीरीज विद ईच अदर, जो कि ये है. और जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करते हैं तो जो आंसर होता है वो बड़ा आता है देन व्हेन द सेम रेजिस्टेंसेस आर एडेड इन पैरेलल विद ईच अदर, जो कि हमने यहां पर मैथमेटिकली सॉल्व करके अपनी आंखों से, खुद की आंखों से देखा. तो इजी प्रॉब्लम थी, आई थिंक इजी थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी. चलो अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 के ऊपर. प्रॉब्लम नंबर 2,
इसमें हमें क्या बोला गया है कि करंट I flowing through a resistor is measured to be 200 plus minus 1 milliampere when a voltage measuring 50 plus minus 0.5 volts is applied across the resistor. और हमें क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस। तो हो सकता है आपने इस तरह की प्रॉब्लम शायद पहले कभी भी ना देखी हो अभी तक, but that's all right. I'm going to give you the formula जो आपको चाहिए in order to solve this problem. और just to let you know कि ये प्रॉब्लम बेस्ड है ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ बोलता है जब भी हम किसी रेजिस्टर, जो कि हो सकता है एक बल्ब, ठीक है, ये एक बल्ब है, इसको हम किसी बैटरी के साथ अटैच करते हैं। तो बैटरी में आपने देखा होगा 3 वोल्ट की, 6 वोल्ट की, 4.5 वोल्ट की, इस तरह से बैटरीज आती हैं। और जब हम लोग बल्ब को या फिर किसी भी रेजिस्टर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? इस रेजिस्टर में से करंट फ्लो करता है और उस करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर I के साथ, और यह है इसकी रेजिस्टेंस और यह है बैटरी की वोल्टेज। तो ऐसा देखा गया है कि जो वोल्टेज होती है वो इक्वल होती है I टाइम्स R के। तो I क्या है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट, R क्या है? रेजिस्टेंस, और V क्या है? द वोल्टेज दैट इज अप्लाइड। और इसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। इसके बारे में और डिटेल से हम लोग बात करेंगे जब हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ इन 12th ग्रेड, लेकिन अभी हमें उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। As long as you know this formula, that's all you need to do. तो हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है कि करंट I क्या है? 200 प्लस माइनस 1 मिली एम्पेयर, और वोल्टेज क्या दी गई है? 50.0 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट्स। और क्या बोला गया है? निकालो परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस। परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस क्या होगा? डेल्टा R ओवर R टाइम्स 100। ये निकालो, ठीक है भाई। तो अगर हमें डेल्टा R ओवर R निकालना है तो इस इक्वेशन में से, ओम्स लॉ की इक्वेशन में से हमें सॉल्व करना पड़ेगा R के लिए, जो कि सिंपल है सॉल्व करना। वो हो जाएगा V डिवाइडेड बाय I। तो यहां पर हम लोग अब यूज करेंगे रूल ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ एरर, जो कि हमें क्या देता है? डेल्टा R ओवर R इक्वल्स डेल्टा V ओवर V प्लस डेल्टा I ओवर I। V की पावर है 1, I की पावर भी है 1, तो यहां पर कोएफिशिएंट जस्ट 1 ही होगा, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि हमें डेल्टा R ओवर R टाइम्स 100 निकालना है तो क्या करो? ये जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। ये हमें क्या देगा? ये दे देगी अब डेल्टा R ओवर R टाइम्स 100 इक्वल्स डेल्टा V ओवर V टाइम्स 100 प्लस डेल्टा I ओवर I टाइम्स 100। ठीक है भाई। अब आप देखेंगे कि डेल्टा V क्या है? 0.5। यूनिट्स क्या है इसकी? वोल्ट्स। डिवाइड किसके साथ करना है इसको? V के साथ। V की वैल्यू क्या है? 50.0। यूनिट्स क्या है? वोल्ट्स। ठीक है। प्लस क्या करेंगे हम लोग? डेल्टा I। अभी डेल्टा I जो है इसकी वैल्यू क्या है? 1 मिली एम्पेयर, और मिली एम्पेयर ऐसा यूनिट्स नहीं है, एम्पेयर्स ऐसा यूनिट है। क्या हमें यहां पर यूनिट्स को चेंज करने की जरूरत है इनटू ऐसा यूनिट्स? आई से नो। क्यों? वॉच इट। हम चलो लिखते हैं डेल्टा I की वैल्यू 1 मिली एम्पेयर डिवाइडेड बाय I है 200 मिली एम्पेयर। ऑलराइट, आई मिस्ड 100, यहां पे 100 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये भी 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो अब आप ये वोल्ट ऊपर और वोल्ट नीचे कर दो कैंसिल, मिली एम्पेयर ऊपर मिली एम्पेयर नीचे कर दो कैंसिल। तो इसलिए हमें एज लॉन्ग एज एरर की जो यूनिट्स है वही मेन क्वांटिटी की भी यूनिट हो, राइट। तो ये है एरर, इसकी यूनिट और मेन क्वांटिटी की यूनिट सेम है, मिली एम्पेयर।
सेम फॉर द केस ऑफ वोल्टेज, 0.5 और 50 की यूनिट सेम है। तो एज लॉन्ग एज ये यूनिट सेम है, हमें कुछ भी कन्वर्जन करने की यहां जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं जहां पे हम परसेंटेज एरर ऑफ वोल्टेज एंड परसेंटेज एरर ऑफ करंट को ऐड कर रहे हैं, तो यूनिट्स तो आपस में हो जाती हैं कैंसिल आउट। तो जरूरत से ज्यादा काम क्यों किया जाए? आई मीन कन्वर्ट करोगे उसके बाद भी ये यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इट डजंट मेक सेंस टू डू एनी कन्वर्जन्स। उसके बाद देखो, हम यहां पर पहले वाले 0.5 डिवाइडेड बाय 50.0 में डेसिमल को निकाल दो तो आपको मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 500 टाइम्स दिस 100, ये वाला 100। और जो दूसरा है ये है 1 डिवाइडेड बाय 200 टाइम्स 100। अब तो हुआ सिंपल मैथ जो कि सबको आता ही है। 5 डिवाइडेड बाय 500 क्या होता है? 100। फिर ये 100 डिवाइडेड बाय 100 क्या होता है? 1। आगे देखो, 100 डिवाइडेड बाय 200 क्या होता है? 1/2। तो ये हो गया 3/2 which is equal to 1.5%. तो परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ R क्या है? 1.5%. क्वाइट सिंपल। एज लॉन्ग एज यू नो ओम्स लॉ क्या होता है, वो थी मेन चीज। तो एज लॉन्ग एज आपको ओम्स लॉ मालूम है तो बाकी का ये सॉल्यूशन क्या है? बच्चों का खेल। तो चलो, हमने खेल लिया खेल, अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 3, इसमें हमें दी गई हैं वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस अपर केस R, रेडियस लोअर केस r एंड द लेंथ L ऑफ अ मेटल वायर। और हमें क्या बोला गया है कि इस मेटल वायर की जो रेजिस्टिविटी है उसकी कैलकुलेशन में अनसर्टेनिटी निकालो। ऑलराइट, तो हो सकता है आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अभी तक ये टर्म रेजिस्टिविटी ना सुनी हो, एंड दैट इज क्वाइट ऑलराइट। आप लोग जब 12th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पर रेजिस्टेंस आएगी, रेजिस्टिविटी भी आएगी। फॉर नाउ ऑल यू नीड टू नो इज कि अगर आपके पास कोई भी मेटल की वायर दी गई हो तो उसकी शेप क्या होगी? अगर आप उसको मैग्नीफाई करें तो वो होगी ऑफ द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो इस सिलेंड्रिकल वायर की कुछ लेंथ L होगी। सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत ही ज्यादा बुरी है। I'll try to make it better. ये हो गई लेंथ L। फिर ये जो यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये होता है एरिया ऑफ द सर्कल बाय आर स्क्वायर। तो हमें दी गई है इस सिलेंडर की लेंथ, इसका रेडियस और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज। इस वायर और इस तरह की हर एक वायर की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R द रेजिस्टेंस इक्वल टू रो टाइम्स L ओवर A। और ये L और A ये तो सिंपल चीजें हैं। L is the length of the wire, A is the cross sectional area. ये क्या है? ये है सिंबल रो। ये एक ग्रीक लेटर है और यहां पर रो रिप्रेजेंट कर रहा है एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो आप आगे जाकर के पढ़ेंगे कि किसी भी वायर की रेजिस्टेंस चेंज होती है इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर एंड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है दिस इज कांस्टेंट, इट इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन मटेरियल। हाँ, ये सही है कि अगर आप उस मटेरियल के टेम्परेचर को चेंज करो तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, लेकिन एट अ गिवन टेम्परेचर किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है? फिक्स्ड होती है, वो कांस्टेंट होती है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। मतलब अगर आपके पास 3 तारे हैं, एक तार की लेंथ है, लेट्स से सिल्वर की तारे हैं, तो एक तार की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, दूसरी की है 100 सेंटीमीटर और तीसरी की है 1000 सेंटीमीटर्स। तो उन तीनों की रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। एक्चुअली जो 1000 सेंटीमीटर्स वाली होगी उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी
उससे कम होगी 100 सेंटीमीटर्स की रेजिस्टेंस और उससे भी कम होगी 10 सेंटीमीटर्स की रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आप बात करें उनकी रेजिस्टिविटी की तो तीनों की तीनों वायर्स की रेजिस्टिविटी सेम होगी। क्यों? क्योंकि तीनों की तीनों वायर्स किस चीज की बनी हुई है? सिल्वर की। तो चलो, ये तो हुई थोड़ी सी एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन जिसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट हियर इट इज फॉर यू बिकॉज whenever I am solving problems तो मुझको बहुत दिक्कत होती है आगे बढ़ने में जब तक कि I do not understand the fundamentals of what I am doing. So that's why I'm trying to provide these extra informations to you जो कि इस प्रॉब्लम के लिए जरूरी नहीं थी, but just to make sense of the things, just to feel them in your bones, you really need to know the things. Do you agree? Well, so it is for me, और मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगी जैसे मुझे खुद को पढ़ना पसंद होगा। ऑब्वियसली अगर आप मुझे फीडबैक देंगे, जब आप मुझे फीडबैक देंगे तो बेस्ड ऑन आपको चीजें किस तरह से समझ में आती हैं, आप उनको कैसे करना चाहते हैं, आई विल अडेप्ट टू दैट, बट अंटिल देन I'll do it the way I would want to be taught. Alright. तो चलो, इस प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या बोला गया है? क्या निकालो? निकालो डेल्टा रो ओवर रो। ये क्या है? एरर और द अनसर्टेनिटी इन द रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो डेल रो ओवर रो को निकालने के लिए हमें इस R इक्वल्स रो टाइम्स L ओवर A में इसमें निकालनी पड़ेगी रो की वैल्यू। यहां पर रो की वैल्यू क्या आएगी? ये हो जाएगी R टाइम्स A ओवर L। ऑलराइट, तो अब हमें मालूम है कि रो क्या है? R द रेजिस्टेंस टाइम्स A द क्रॉस सेक्शनल एरिया ओवर L द लेंथ ऑफ द वायर। तो चलो लगे हाथों हम एरिया को लिख लेते हैं एज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जहां पे ये लोअर केस आर क्या है? रेडियस ऑफ द वायर। अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे किसको? द फॉर्मूला फॉर प्रोपगेशन ऑफ एयर। हमें निकालना है डेल रो ओवर रो। तो ये किसके बराबर होगा? ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास है ये अपर केस आर जो कि है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, इसका एरर और रिलेटिव एरर आई शुड से टाइम्स। नेक्स्ट आता है ये पाई। अभी पाई क्या है? ये कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर में अनसर्टेनिटी क्या होगी? कुछ भी नहीं। तो इसको हम लोग टोटली डिसरिगार्ड कर देंगे जब हम निकालेंगे डेल रो ओवर रो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये लोअर केस आर स्क्वायर्ड। ये हमें दे देगा 2 टाइम्स डेल आर ओवर आर प्लस हो जाएगा ये L। ये हमें क्या देगा? डेल L ओवर L। आई नो के जो L है इसकी पावर है -1 व्हेन इट कम्स टू द न्यूमरेटर, और हम जब यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं कोएफिशिएंट के साथ तो हम कभी भी नेगेटिव कोएफिशिएंट नहीं लिखते, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। वेल, अगर पॉजिटिव 1 है तो वो इंप्लाइड है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो चलो, अब हमें यह मालूम चल गया कि डेल रो ओवर रो का फॉर्मूला क्या है। इतना पता चल गया तो बाकी का तो क्या है? बच्चों का खेल। तो रेजिस्टेंस क्या है? 50 प्लस माइनस 5, 50 प्लस माइनस 5 ओम्स। उसके बाद क्या दिया गया है? रेडियस R, वो क्या है? इक्वल टू 10.00 प्लस माइनस 0.01, 10.00 प्लस माइनस 0.01। यूनिट्स क्या है? मिलीमीटर्स। उसके बाद है लेंथ। लेंथ क्या है? 20.0 प्लस माइनस 0.2 centimeters. Alright, so I would like to make a point here. Last time when I went to India, I bought a bunch of books जो कि JEE, नीट ऐसे जैसे एग्जाम्स की तैयारी करवाती हैं। आई जस्ट वांटेड टू सी के किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कैसे की जा रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। श्योर। तो मैंने काफी सारी प्रॉब्लम्स में उन बुक्स में देखा कि फॉर एग्जाम्पल वो लोग लिख देंगे इस L को
as 20 plus minus 0.2 centimeters. I hate to say it, लेकिन ये गलत है. ये जो मेन क्वांटिटी 20 है, ये उतनी ही डेसिमल प्लेसेस तक होनी चाहिए जितने की अनसर्टेनिटी है. अदरवाइज ये टेक्निकली गलत लिखी गई है. ओके, तो छोटी सी बात है, लेकिन छोटी छोटी बातें मिलकर के बड़ी बातें बन जाती हैं. इसलिए आई वांट यू टू पॉइंट दिस आउट. आई वांट यू टू नो कि आप जब भी किसी भी क्वांटिटी को लिखे तो मेन क्वांटिटी उतनी ही डेसिमल प्लेसेस तक जाएगी जितने की अनसर्टेनिटी या फिर एरर जाएगा. Got it? चलो जी, got it. हो गया. अब क्या करें? अब हम इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली. तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या है? 5 ओम्स. आर की वैल्यू क्या है? 50 ओम्स प्लस 2. डेल्टा लोअर केस आर 0.01. lowercase r, the radius 10.00 plus delta L 0.2. ओके, यहां पे मिलीमीटर है यहां पर. उसके बाद 0.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20.0 सेंटीमीटर. भैया यूनिट्स की वैल्यू होती है, उसको लिखना चाहिए. अब देखो तमाशा. ये पहली टर्म ओम ने उड़ा दिया ओम को. दूसरी टर्म मिलीमीटर आपस में मिलके उड़ गए दोनों. लास्ट वाली पिंक कलर सेंटीमीटर हो गए आपस में कैंसिल आउट. क्या बचा हमारे पास? 5/50 is 1/10. बहुत बढ़िया. फिर है 2 टाइम्स ये जो पेरेंथेसिस है, जो ब्रैकेट्स है, इसके अंदर है 0.01 डिवाइडेड बाय 10.00. डेसिमल को उड़ा दो, क्या बनेगा आपके पास? 1 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस ये जो लास्ट टर्म है 0.2 डिवाइडेड बाय 20.0, इसमें से भी डेसिमल को उड़ाओगे तो क्या बन जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 200. तो ये हमें अब क्या देगा? ये देगा 1/10 इज 0.1. फिर क्या है? 2 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 1000 क्या होता है? 0.001 प्लस 2/200 क्या है? 1/100. 1/100 क्या होता है? 0.01. ठीक है, ये हो गया 0.1 प्लस 2 टाइम्स 0.001 दे देगा 0.002 प्लस 0.01. इन सबको मिला दो, आपस में बन जाएगा 0.112. ये है डेल्टा रो ओवर रो. ये क्या है? रिलेटिव एरर इन रो. ठीक है, अगर हमें बोला गया होता कि निकालो परसेंटेज एरर किसके अंदर? इन रो, तो क्या करते? ये होता डेल रो ओवर रो टाइम्स 100. भैया डेल रो ओवर रो तो हमने निकाल दिया, क्या है? 0.112. इसको करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 11.2%. ये हो गया. तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम नंबर 3. अब चलेंगे किसके ऊपर? प्रॉब्लम नंबर 4 के ऊपर. चलो जी, प्रॉब्लम नंबर 4. इसके अंदर हमें बोला गया है कि मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट एंड टाइम फॉर विच करंट फ्लोज इन अ सर्किट आर 3% ईच. हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम percentage error in the measurement of the heat dissipated in the circuit during the time the current is flowing in the circuit. तो आपने देखा होगा, आप जब भी किसी भी अप्लायंस को इलेक्ट्रिकल सर्किट में डालते हैं, हो सकता है वो बल्ब हो सकता है वो आपका लैपटॉप हो, आपका फोन हो, आप उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. तो ये जो एक लंबी लाइन एक छोटी लाइन लगाई है, ये होती है बैटरी की होती है वोल्टेज. जब हम किसी भी अप्लायंस को कनेक्ट करेंगे एक बैटरी के साथ, एज लॉन्ग एज वो बैटरी डेड नहीं है, तो यहां पर करंट फ्लो होगा. और आप नोटिस करेंगे कि कुछ देर के बाद ये जो अप्लायंस जो भी आपने लगाया होगा, ये हीट अप हो जाएगा. आप अपना फोन चार्जर के ऊपर लगाते हैं, अपना लैपटॉप चार्जर के ऊपर लगाते हैं, आईपैड हो जो भी हो, आप देखते हैं कि थोड़ी देर चार्ज करने के बाद चीज गर्म हो जाती है, उसमें हीट डिसिपेट होती है.
तो हमें बोला गया है कि जो वोल्टेज लगाई है, ये जो करंट फ्लो कर रहा है और जितने टाइम तक ये करंट फ्लो कर रहा है उसमें हमें परसेंटेज एरर मालूम है। आप निकालो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ये जो हीट निकल रही है इसके अंदर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट्स गिवन टू अस, देन वी विल लुक एट व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट एंड हाउ टू फाइंड इट। तो हमें बोला गया है परसेंटेज एरर इन वोल्टेज कितना है 3%। परसेंटेज एरर इन करंट, तो करंट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, लेटर आई। टाइम के लिए तो चलो टी ही यूज करते हैं, सिंपल है। वोल्टेज के लिए वी भी सिंपल था। ये करंट के लिए आई यूज करते हैं, थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। ठीक है, अब निकालो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द हीट डिसिपेटेड। एच क्या है यहाँ पर, ये है हीट, ये निकालो भाई। तो अगर हम डायमेंशंस या फिर यूनिट्स की टर्म्स में बात करें तो हीट क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट्स क्या होती हैं, सेम एज दैट वर्क। ठीक है, तो ये एक हमने चीज डिफाइन की। इसके बाद हम लोग एक और चीज डिफाइन करेंगे कि पावर। पावर की जनरल डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, और इस केस के अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वर्क और हीट ये क्या है, जब इस सर्किट में से हम करंट को पास कर रहे हैं तो वो करंट क्या है, इट्स गोइंग टू डू सम वर्क, और जो वर्क डन होगा वो किस फॉर्म में बाहर आएगा, वो हीट की फॉर्म में बाहर आएगा। ठीक है, तो ये जो वर्क है ये हीट एनर्जी के बराबर है। तो यहां से हीट द एच इक्वल्स पावर टाइम्स टाइम। ठीक है, तो ये हमें एक चीज पता चल गई। आगे हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं इसमें पावर का फॉर्मूला होता है जो I टाइम्स V। I क्या है, करंट, और V क्या है, वोल्टेज। अब यहां पर इस केस के अंदर हमें डेल्टा V ओवर V भी दिया गया है, डेल्टा I ओवर I भी दिया गया है, एंड डेल्टा T ओवर T भी दिया गया है। तो अगर हम इस पावर के फॉर्मूला को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आएगा, हीट के लिए H लिखते हैं, पावर क्या हो जाएगी I टाइम्स V, और टाइम क्या है जस्ट T। तो अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला फॉर प्रोपेगेशन ऑफ एरर। तो डेल्टा H ओवर H टाइम्स 100 क्या होगा, डेल्टा I ओवर I टाइम्स 100 प्लस डेल्टा V ओवर V टाइम्स 100 प्लस डेल्टा T ओवर T टाइम्स 100। तो हमें मालूम है कि डेल्टा I ओवर I टाइम्स 100 क्या है, 3%, प्लस डेल्टा V ओवर V प्लस 100 क्या है, another 3%, और डेल्टा T ओवर T टाइम्स 100 क्या है, another 3%। तो ये क्या बन गए 12%। तो हमारा आंसर क्या है, D 12%। इजी था, राइट। आई मीन एज लॉन्ग एज आपको फॉर्मूले मालूम है ये आसान है, फॉर्मूले नहीं मालूम तो वेल यू वुडंट इवन नो वेयर टू बिगिन। फॉर्मूले पता चलेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे कोर्स पढ़ेगा, जैसे जैसे आप और चैप्टर्स करेंगे आपको सारे फॉर्मूले समझ में भी आएंगे, दिखेंगे भी। ये फॉर्मूले अपने आप में एक कहानी होते हैं, अपने आप में एक सेंटेंसेस होते हैं। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 4। नेक्स्ट कमिंग अप प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 कुछ प्रॉब्लम 4 जैसी है, कुछ उससे अलग है। ऑल इन ऑल काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो चलो देखते हैं हमें इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है और क्या करने के लिए बोला गया है। तो हमें दिया गया है कि मैक्सिमम एक्यूरेसी जो कि है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम फॉर करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इनकी वैल्यूज है 3%, 2% एंड 1% respectively. The maximum accuracy in the calculation of dissipated heat is 4A%. The value of A is, हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं A की वैल्यू के लिए। ठीक है भाई, तो maximum accuracy in the calculation of dissipated heat,
तो ये वो है डेल्टा एच ओवर एच टाइम्स 100, दैट इज इक्वल टू यहां पर 4a। तो यहां से निकालो a की क्या वैल्यू है। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे जो डेल्टा एच ओवर एच टाइम्स 100 जो कि है परसेंटेज एरर इन द हीट डिसिपेटेड, उसको निकाल लें, उसको फिर हम इक्वेट कर दें 4a के, तो वहां से a निकल जाएगा। सिंपल। तो चलो देखते हैं डेल्टा एच ओवर एच टाइम्स 100 को कैसे निकाले। हमने यही चीज निकाली थी लास्ट प्रॉब्लम के अंदर। लास्ट प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या दिया गया था? हमें दिया गया था परसेंटेज एरर इन वोल्टेज, करंट एंड टाइम। इस वाली प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या दिया गया है? परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम। यहां पर हमें वोल्टेज में नहीं दिया गया, रेजिस्टेंस में दिया गया है। तो दैट मीन्स डेल्टा आर ओवर आर टाइम्स 100 क्या है? 3%। डेल्टा आई ओवर आई टाइम्स 100 जो कि है परसेंटेज एरर इन करंट, कितना है? 2%। फिर क्या है? डेल्टा टी ओवर टी टाइम्स 100 इज 1%। तो लास्ट प्रॉब्लम के अंदर हमने देखा था कि H क्या था? पावर टाइम्स टाइम, और हमने पावर को लिखा था एज V द वोल्टेज टाइम्स I, और ये वाला टाइम क्या है? T। अब यहां पर इस प्रॉब्लम के अंदर हमें वोल्टेज नहीं दी गई, हमें I करंट का जो परसेंटेज एरर है वो दिया गया है, दैट इज इसका। टाइम का भी दिया गया, लेकिन ये V का परसेंटेज एरर हमें नहीं दिया गया। लेकिन हमने इसी लेक्चर के अंदर एक और प्रॉब्लम की थी जिसके अंदर हमने देखा था ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ में क्या बोला गया था कि वोल्टेज V इक्वल्स आई आर। तो हाउ अबाउट हम यहां से इस वोल्टेज को सब्स्टिट्यूट करते हैं एज आई आर। तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा कि H हो जाएगा I टाइम्स R टाइम्स आई टी, आई स्क्वायर टाइम्स आर टी। तो अब अगर हम यहां पर लगाएं रूल ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ एरर, तो हमारे पास आएगा परसेंटेज एरर ऑफ I, परसेंटेज एरर ऑफ R एंड परसेंटेज एरर ऑफ T, और ये तीनों के तीनों हमें दिए गए हैं। तो चलो यहां पर लगाते हैं रूल ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ एरर। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा डेल्टा एच ओवर एच टाइम्स 100, राइट हैंड साइड के ऊपर आएगा 2 टाइम्स डेल्टा आई ओवर आई टाइम्स 100 प्लस डेल्टा आर ओवर आर टाइम्स 100 प्लस डेल्टा टी ओवर टी टाइम्स 100। ठीक है भाई। 2 टाइम्स डेल्टा आई ओवर आई टाइम्स 100 कितना है? 2%। प्लस ये जो रेजिस्टेंस है इसका परसेंटेज एरर कितना है? 3%। और टाइम का परसेंटेज एरर कितना है? 1%। तो ये हमें मिलके क्या दे देगा? ये 4% प्लस 3% प्लस 1% इज 8%। और जो लेफ्ट हैंड साइड है डेल्टा एच ओवर 100, सॉरी डेल्टा एच ओवर एच टाइम्स 100, ये किसके बराबर दिया गया है? ये दिया गया है इक्वल टू 4a, और यहां से हमें निकालनी है 4a की वैल्यू, 4a%। तो यहां से हम लिख सकते हैं 4a इक्वल्स 8, दोनों साइड को करो एक 4 के साथ डिवाइड, ये दे देगा a इज इक्वल टू 2। तो देखते हैं क्या। ओके, द वैल्यू ऑफ a इज 2। यहां पे परसेंटेजेस नहीं दिए जाने चाहिए थे, सिंपली 2, जस्ट नंबर्स होने चाहिए थे। टाइपो फिक्स कर लो, मूव ऑन। प्रॉब्लम नंबर 6। कैसी लगी ये प्रॉब्लम? इंटरेस्टिंग थी? करके मजा आया? आई होप कि मजा आया। लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या करती है, उसमें कितना मजा आता है। लास्ट दो प्रॉब्लम्स नंबर 6 और 7, ये दोनों बेस्ड हैं रेजिस्टिविटी के ऊपर, और हमने इसी लेक्चर के अंदर रेजिस्टिविटी की प्रॉब्लम्स की हैं। तो हो सके तो आप इन प्रॉब्लम्स को पहले अपने आप से सॉल्व करें एंड देन कम बैक टू चेक योर सॉल्यूशन। तो चलो, आई होप कि आपने इनको अपने आप से सॉल्व किया है एंड नाउ यू आर बैक हियर टू चेक योर सॉल्यूशंस। लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 6 हमें क्या बोलती है।
The percentage error in the measurement of length and diameter of a silver wire is 3% each. Compute the percentage error in the calculation of the resistance. ठीक है, तो हमने देखा है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो टाइम्स एल ओवर ए, और इस प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या बोला गया है कि ये है सिल्वर की वायर। तो सिल्वर की वायर की जो रेजिस्टिविटी होगी रो, वो होगी फिक्स्ड। अगर ये फिक्स्ड है तो डेल्टा रो क्या हो जाएगा, 0। मानते हो? ओके, तो डेल्टा रो हमें पता चल गया 0 है। उसके बाद डेल्टा एल ओवर एल टाइम्स 100, ये क्या है 3 यहां से। और क्या दिया गया है, डेल्टा डी ओवर डी टाइम्स 100, ये भी क्या है 3। और ये जो लोअर केस डी, ये क्या है डायमीटर। तो इतना हमें दिया गया है। हमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो चलो अब हम R को कैसे लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस R बन जाती है रो टाइम्स L ओवर A को लिख दो पाई टाइम्स R स्क्वायर, और ये R क्या है, ये है रेडियस। अब हमें रेडियस तो यहां पर नहीं दिया गया, लेकिन हमें डायमीटर दिया गया है। तो रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर। तो रेडियस को स्क्वायर करेंगे, मतलब कि डी हाफ को स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या दे देगा, रो एल डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स डी स्क्वायर्ड ओवर 4। तो हमें मालूम है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बनता है न्यूमरेटर, तो ये 4 चला गया ऊपर। तो अब हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस R इक्वल्स 4 ओवर पाई टाइम्स रेजिस्टिविटी रो टाइम्स L डिवाइडेड बाय डायमीटर d स्क्वायर। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि डेल R ओवर R इक्वल्स, ये जो 4 ओवर पाई, ये क्या है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स में कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं होती। सिमिलरली जो रो है रेजिस्टिविटी, इसमें भी कुछ अनसर्टेनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक सिल्वर की वायर है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, ये L और d स्क्वायर। तो L डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, इसके ऊपर जब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला फॉर प्रोपिगेशन ऑफ एरर, तो हमें क्या मिलेगा, ये दे देगा डेल्टा L ओवर L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा D ओवर D, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या दे देगा, डेल्टा L ओवर L टाइम्स 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा D ओवर D टाइम्स 100। ये हमें क्या देता है, ये हमें देगा इक्वल टू डेल्टा L ओवर L टाइम्स 100 क्या है, इक्वल टू 3%, और डेल्टा D ओवर D टाइम्स 100 किसके बराबर है, वो भी 3% के बराबर है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा D ओवर D टाइम्स 100 का 3%। तो ये आ गया हमारे पास 3 प्लस 6 इक्वल्स 9%। तो जो रेजिस्टेंस है उसमें जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, इक्वल टू 9%। ये आ गया हमारा आंसर। तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, क्यूट सी प्रॉब्लम थी। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। चलो, प्रॉब्लम नंबर 7, द फाइनल प्रॉब्लम ऑफ दिस लेक्चर। क्या बोलती है, रेजिस्टेंस R, लेंथ L एंड डायमीटर D ऑफ अ वायर आर मेजर्ड एज। ठीक है, हमें उनकी वैल्यूज दी गई हैं। हमें क्या बोला गया है, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर एंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस R होती है रो टाइम्स L ओवर A। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि रो किसके बराबर है, R टाइम्स A ओवर L। तो इस प्रॉब्लम के अंदर A क्या हो जाएगा, इक्वल टू पाई टाइम्स लोअर केस r स्क्वायर
यहाँ पर लोअर केस आर क्या है, ये है रेडियस ऑफ द वायर। तो हमें दिया गया है डायमीटर ऑफ द वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ द आर लिख दो डायमीटर। ये हमें क्या देगा, जगह है लिखने की, यस है, r टाइम्स पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय l 4। ये 4 कहां से आ रहा है नीचे, ये इस 2 को स्क्वायर करके आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये आ गया हमारे पास रो। हमें दी गई है वैल्यूज, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। तो वो तो सिंपल है, उसके लिए हमें जस्ट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है फॉर R, फॉर D एंड फॉर L। तो चलो कर लेते हैं। पाई ओवर 4 इसको अलग से निकाल देते हैं। R रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, 55 ओम्स, टाइम्स D स्क्वायर्ड, डायमीटर है 1.1 सेंटीमीटर, सो करेंगे स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ कितनी है हमारे पास है 22.00 सेंटीमीटर्स। अब देखो, ऊपर है सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे है सेंटीमीटर टू द पावर 1। तो नीचे वाला सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा विद वन ऑफ द सेंटीमीटर्स एट द टॉप। अब ये नंबर्स को हम डालेंगे हमारे प्रिय कैलकुलेटर के अंदर और अपने आंसर को निकालेंगे। इसने मुझे दिया रो की वैल्यू इक्वल टू 2.3758 ओम टाइम्स ये वाला सेंटीमीटर। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब आपने डायमीटर और लेंथ की यहां पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, तो यू वांट टू मेक श्योर कि जो यूनिट्स डायमीटर की हैं वही लेंथ की भी हैं। ओके, ओनली देन यू कुड हैव कैंसल्ड आउट नीचे वाले जो सेंटीमीटर को ऊपर वाले सेंटीमीटर के साथ। अगर 1 मिलीमीटर में होता, दूसरा सेंटीमीटर में होता, तो हम ये कैंसलेशन नहीं कर पाते। तो अगर डायमीटर और लेंथ की यूनिट सेम नहीं है, तो उन दोनों में से एक की यूनिट को चेंज करके दूसरे के बराबर बना दो, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है भाई, तो ये आ गया रो। आई नो कि अभी मैंने इसको राउंड ऑफ नहीं किया है, हम लोग कर सकते हैं राउंड ऑफ बहुत इजीली। ये हो जाएगा क्या, इक्वल टू किसके बराबर, 2.4 ओम्स सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, इसके बाद हमें और क्या निकालना था, हमें निकालना था परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द रेजिस्टिविटी। परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा रो ओवर रो टाइम्स 100। ठीक है, उसके लिए अब हमें यूज करनी पड़ेगी ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर अब पाई और 4 को तो छोड़ दो, ये है कॉन्स्टेंट्स, इसको हमें प्रोपिगेशन ऑफ एरर में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अगर कर भी लेंगे तो 0 ही देंगे वो, क्यों, क्योंकि अगर मैं निकालू डेल्टा किसके अंदर, पाई के अंदर, या फिर डेल्टा पाई ओवर 4 के अंदर, ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 को मैं यहाँ पर किसी चीज के साथ ऐड भी कर दूं तो क्या ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं। तो इसको क्या करो, छोड़ दो। ओके, तो ये हमें देगा डेल्टा टाइम्स ये वाला रेजिस्टेंस R ओवर R टाइम्स 100 प्लस, अब उठाओ इस D स्क्वायर्ड को, ये दे देगा 2 टाइम्स डेल्टा D ओवर D टाइम्स 100, फिर क्या होगा, प्लस ये L दे देगा डेल्टा L ओवर L टाइम्स 100। अब हमें यहां पर जो नंबर्स डालने हैं उनको देखो। जो रेजिस्टेंस में डेल्टा R है वो है 5 और R क्या है 55, तो ये दे देगा 555 टाइम्स 100 प्लस 2 टाइम्स डायमीटर को देखते हैं। डायमीटर है डेल्टा D है 0.1 और डायमीटर है 1.1, तो ये हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय 1.1 प्लस, ओके 100 भी लिख देते हैं यहां पर,
प्लस डेल्टा एल है 0.02 और एल क्या है 20.00। 0.02 डिवाइडेड बाय 22.00 टाइम्स 100। ठीक है, अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट। चलो कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 55 ने दे दिया हमारे को 1/11, तो ये बन गया 100 डिवाइडेड बाय 11 प्लस ये हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास 0.1 टाइम्स 100 इज 10, 10 टाइम्स 2 इज 20, 20 डिवाइडेड बाय 1.1 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय 22.00 दे देगा हमारे को 2 डिवाइडेड बाय 2200 टाइम्स ये वाला 100, तो इसने दे दिया 1 डिवाइडेड बाय 1100 और जो जीरोस थी ये भी हो गई कैंसिल। अब आ गया हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 1.1 प्लस 1/11। इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो अप्रॉक्सीमेट करके देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, करते हैं। तो हमें मालूम है कि अगर होता ये 100 डिवाइडेड बाय 11, सॉरी अगर ये होता 100 डिवाइडेड बाय 10 तो ये हो जाता 10। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं। 20 डिवाइडेड बाय 1.1 को अबाउट 20 डिवाइडेड बाय 1 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन है तो ये हो जाएगा 20। और 1 डिवाइडेड बाय 11 को ले लो अप्रॉक्सीमेटली 1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 0.1, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30% हो गया। तो अगर आपके पास ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता और जो आंसर्स थे वो लेट्स से एक होता 30%, दूसरा होता 50%, एक होता 60%, एक होता 5%, तो आप इजीली इसको बता सकते थे कि आंसर क्या है बिना कैलकुलेट किए। लेकिन अगर आंसर है 30%, 30.5%, 29.75%, तब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आई एम अबाउट टू डू द कैलकुलेशन नाउ एंड देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो ये तो हमारी अप्रोक्सीमेशन थी, इसको निकाल देते हैं। इसको देखते हैं ऊपर, ये हमें दे रहा है 27.36%। तो ये तो 30% 27.36% के पास में है, एज लॉन्ग एज के मेरे दूसरे ऑप्शंस होते हैं 50%, 60%, 5%, इवन 20%, करेक्ट। अगर नहीं होते तो यू वुड हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट इट जस्ट लाइक आई डिड इट नाउ। तो इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको दिखाए हैं 7 ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि बेस्ड है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ के ऊपर ऑन प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो मेरा गोल ये है कि इन एवरी लेक्चर आई एम गोइंग टू हैव प्रॉब्लम्स ऑफ सेम काइंड। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग प्रॉब्लम्स किसकी करेंगे? हम लोग करेंगे सिंपल पेंडुलम की प्रॉब्लम्स ऑन प्रोपगेशन ऑफ एरर। उससे नेक्स्ट वाला चैप्टर होगा, एक और होगा ऑन प्रोपगेशन ऑफ एरर की प्रॉब्लम्स के ऊपर। उसके अंदर हम लोग कुछ रैंडम तरह की प्रॉब्लम्स को आपस में इकट्ठा करेंगे जो कि किसी और टॉपिक के अंदर नहीं आ पाती, ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे ऑन वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर, जिसको कि स्क्रू गेज भी बोला जाता है। You will see me again next time in the next lecture. Until then, have a good one. Goodbye.